आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा गया है कि पाक फौज मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। भारतीय बयानात अंदरूनी खलफशार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत अवामी हिमायत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माजी की फाश गलतियों और फैसलों की वजह से हमारे जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। बदकिस्मती से माजी में हजारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की जरूरत है। आज से पहले शायद कभी इतनी अमन की जरूरत नहीं थी, आज अमन की जरूरत है। सियासत भी हो जाएगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। ये दहशतगर्दों से मुकाबले का वक्त है। आज सियासी तफरीक या सियासत का वक्त नहीं। इस वक्त हमें अपनी तमाम तवानाइयां पूरे खुलूस के साथ दहशतगर्दों के मुकाबले में सर्व करनी है। डायलॉग के जरिए मसाइल का पायदार हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई बातचीत पर तैयार नहीं और रियासती कवानीन को चैलेंज कर रहा है तो किसी भी सूरत तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालिया अरसे में मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में बड़ा इजाफा हुआ है। 2024-2015 के बाद सबसे खूनी साल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक दिहाई में सबसे मुहलिक साल साबित हुआ। साल 2024 के दौरान 2023 के मुकाबले में 66% से जायद जाने गई और औसतन रोजाना तकरीबन 7 जाने जाया हुई, जबकि रवा साल के पहले महीने में दहशतगर्दी के वाकयात में 42% इजाफा हुआ। दहशतगर्दी की इस बढ़ती हुई लहर को मुख्तलिफ अवामिल से जोड़ा जा रहा है, जिनमें अस्करी तंजीमों का दोबारा मुनज़्ज़म होना, बैरूनी मुदाखलत और दाखिली अदम इस्तेहकाम शामिल है। अस्करी क़यादत अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल है, मगर इसके साथ साथ मकामी क़यादत का भी एक पेज पर होना नागुज़ीर हो चुका है। इसी सूरत हाल पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। माजी की फाश गलतियां और फैसले हमारे जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, दुरुस्त तशख़ीस। 80 की दिहाई, पोस्ट 9/11, 2021, बार बार पॉलिसीज तब्दील। पॉलिसी तसलसल के लिए क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जा सकता है? हसन साहब, पॉलिसी तसलसल की बात हो रही है, इसी तरीके से अफगान तालिबान के साथ वहां से एक डबल गेम है, रियासत किस तरह की ठोस हिकमत अमली अपना सकती है कम से कम इस एक साइड से निपटने के लिए? देखें आयशा, जो जनरली भी ना हमारे यहाँ कंटिन्यूटी और फॉलो अप का तसलसल का ना फुकदान है, हमारे रवैयों में नहीं है। विम्सिकल से लोग हैं हम, जो आता है वो अपने हिसाब से। एक बात। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूटी फॉलो अप आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये हमारी ओवरऑल इज्तिमाई जो कैफियत है ज़हनी, वो एक वजह है। अच्छा, एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, शहजाद साहब जैसा बंदा इस पे बेहतर बता सकता है। दहशतगर्दी भी एक जंग की ही एक किस्म है, और जंग में स्ट्रेटजी सिचुएशन के साथ तब्दील होती है, होनी चाहिए। अच्छा, और अगर ये जंग है तो इसमें पैंतरे तब्दील होते रहने चाहिए। ये कोई 5वीं का निसाब तो नहीं है 10वीं का कि तसलसल हो। भाई, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, अप्रोच बदलते हैं, अपना सारा मामला जो भी है। अच्छा, और मैं सच्ची बात है इस पे तबसरा करने के लिए क्वालिफाई नहीं करता, शहजाद साहब जैसा बंदा जिनका बैकग्राउंड है, लेकिन असल बात ये है मेरी अकल के मुताबिक ये दहशतगर्दी जंग है। जंग में सिचुएशन के साथ स्ट्रेटजी तब्दील होती है। सही। बाकी मुझे नहीं पता है, तो ये एमको का ही टोला। ठीक है। अब शहजाद साहब जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में किसी को एबीसी नहीं पता इन मामलात का। हम जितने भी बैठे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं क्वालिफाई नहीं करता इस पे बात करने के लिए। ठीक हो गया। शहजाद साहब करते हैं, ये इनसे आप जितना मर्जी पूछें, बिकॉज ये उनका बैकग्राउंड है। ठीक है। पार्लियामेंट में ले जाके क्या करना है इन्होंने? गामे माजे होते हैं। हसन साहब, अब तो आप फिर मैं और आप उलझ पड़ेंगे। ज़ैगम साहब, अफगान तालिबान में दाखिली और खारजी मामलात में इख्तिलाफात की भी इतलात है, क्या फिर अफगान तालिबान के धड़ों से ही बात की जाएगी या कोई आउट ऑफ बॉक्स हल भी सोचा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में अफगानों में कभी इख्तलाफ नहीं रहा। अफगानिस्तान ने 1948 में जो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी अपनाई थी, तालिबान उसी को लेकर चल रहे हैं और उसी को लेकर ही चलते रहेंगे। अब मसला ये है कि हमें अफगानिस्तान को ये बताना होगा कि आपको इसकी कीमत देनी होगी।
अफगानिस्तान किसी और के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, ईरान के साथ नहीं करता, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के साथ करता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ गड़बड़ करने की, बदमाशियां करने की, खरमस्तियां करने की कोई कीमत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टू फ्रंट सिचुएशन से बचने के लिए, दो तरफा दुश्मनी से बचने के लिए कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान ना हो, बहुत बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन मसला ये हो गया है कि भारत से मामला मगरबी तरफ कहीं ज़्यादा निकल चुका है। हमारी सलामती को बड़ा ख़तरा मगरब से है और अफगानिस्तान को अंदाज़ा होना पड़ेगा कि अब उन्हें इसकी कीमत देनी होगी और पाकिस्तान को ये कीमत बढ़ानी होगी। बिल्कुल, उसके बाद ही कुछ मामला तब्दील हो सकते हैं। देखिए, हसन निसार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जंग है, इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, कि दहशतगर्द किसी और की जंग लड़ रहे हैं, हमारे दुश्मनों और हमारे दोस्त नुमा दुश्मनों की जंग लड़ रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर तो है, और इसमें मजहबी इंतहा पसंदी है एक तरफ और दूसरी तरफ लिसानी अलहदगी पसंदी है। तो एक तो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना है, जिसको कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी। इसका कुव्वत के अलावा कोई हल नहीं। जो बंदूक लेकर आग घुसा है और हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारे भाइयों को मार रहा है, तो उसके खिलाफ बंदूक ही चलानी पड़ती है। और उसके लिए हमें मजीद मौसर काम करना होगा, पूरे मुल्क के तौर पर, एक कौम के तौर पर लड़ना होगा, पुलिस की भी तरबियत करनी होगी, ज़्यादा वसाइल देने होंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरी तरफ है उस पर हमारी तवज्जो कम रही है, वो भी उतनी ही अहम है, और वो है इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद, जिसको कहते हैं काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। उसके लिए 3 काम करने होंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क है, मैं सिर्फ 2 फिक्रे में इन तीनों को बता दूंगा। 3N फ्रेमवर्क जो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले है नीड, या आखिर वो क्या वजूहात हैं कि कुछ इलाकों के कुछ नौजवान इन इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ रहे हैं। उन वजूहात को दूर किया जाए, उन ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए। नंबर 2, नैरेटिव्स, कि आज के जंग अबलाग की जंग है। किस तरीके से उन ग्रीवेंसेस को लेकर वो ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि इंतहा पसंदी को, जंग को और दहशतगर्दी को वो हल बताकर इन नौजवानों को घेर लेते हैं। यह दूसरा है। और तीसरी बात है नेटवर्क, कि हम नौजवानों को उनके नेटवर्क में जाने से बचाएं और उनके लिए मुतबादिल नेटवर्क्स फराहम करें, दुरुस्त हो गया, कि वो वहाँ रहें और मुल्क के साथ रहें। शहजाद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि दुरुस्त तशखीस हुई है। नहीं सर, ये हमने उन्होंने कहा नहीं सर, ये हमने डाला है कि वो जो माजी की उसकी बात कर रहे हैं कि आप बार बार पॉलिसीज चेंज होती हैं, उस बायस इतना ज्यादा हमें अब दहशतगर्दी का सामना है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, बात यह है कि जो आर्मी चीफ हैं वो तो जो वो बोलेंगे जो उन्होंने कहा, और वो एक स्टेटमेंट है जो कि कोई भी मिलिट्री चीफ जो किसी एक जंग में इस वक्त बिजी है वो यही इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। और जाहिर है उनका काम भी है, उनका रोल है, उनकी जिम्मेदारी है। वो जो जाने दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसका उन्होंने इजहार किया, उसको रिकग्नाइज किया, अपने लोगों को बताया कि ये जंग हमारी लड़ने वाली है और हम ये लड़ते रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है पॉलिसी के तौर पर, जिसका कि आपने जिक्र किया कि पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं रहा, और 2021 में कुछ पॉलिसी बन गई, उससे पहले कुछ और थी, उसके बाद। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉलिसी में तब्दीलियां आईं या जो आनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पे 2022 में जब हुकूमत बदली है तो उसके बाद पॉलिसी में क्या तब्दीली आई। जो आज की हुकूमत, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, पार्लियामेंट अपने तौर पर मौजूद है, तो क्या पॉलिसी है हमारी। आप ये कहीं ना कहीं पे किसी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर कब डिस्कस हुआ या किस तरीके से डिबेट हुआ, मुझे इसका नहीं पता, मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे बताइए, हमारी पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल सबसे इंपॉर्टेंट बिल होता है किसी भी हुकूमत के लिए, और ये सालाना, ये जो जिसको हम बजट कहते हैं, तो ये जो फाइनेंस बिल, इस पर आज तक कभी बहस नहीं हुई। जो बहस होती है वो अपने अपने इलाकों की तरफ ले जाते हैं, अपने ज़ाती मामला की तरफ ले जाते हैं, अपने सियासी मामला की तरफ। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारी पार्लियामेंट के अंदर कभी डिबेट नहीं, कभी सुना नहीं। हाँ, फलस्तीन की करारदादें आप जितनी मर्जी पास करवा लें, वो जरूर करते रहेंगे। फलस्तीन की करारदाद हो जाएगी, कश्मीर का मौका आएगा, कश्मीर के यौम कश्मीर उस हिसाब से उसकी करारदाद हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी के ऊपर कि कश्मीर के लिए हमने क्या करना है, फलस्तीन के लिए क्या करना है, अफगानिस्तान पे हमारा क्या लायामल होना चाहिए, तो जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी उससे आगे स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। तो पॉलिसी बनाएंगे तो स्ट्रैटेजी। अब हो क्या रहा है कि स्ट्रैटेजी तो बनती जा रही है किसी एक और जगह के ऊपर, जिनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के तौर पे, लेकिन जहां पॉलिसी की जो बड़ी गाइडलाइन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को
یہ سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے میں چاہتا ہوں کسی وقت شہباز شریف صاحب آئیں پارلیمنٹ میں آ جائیں اور یا ٹیلی ویژن پہ آ کے اناؤنس کر دیں, لیکن اس پہ ڈبیٹ پارلیمنٹ میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی, ہم نے اصل میں پارلیمنٹ کو اپنے سیاسی مفاد کا دفاع کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. درست. ہم نے اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ یا پالیسی ڈبیٹ یا پالیسی اننسیشن جسے کہتے ہیں پالیسی کی تشہیر کرنا یا پالیسی کا بنانا, اس کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتی. تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سول اور ملٹری کا امبیلنس ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کے سامنے آتا ہے, کیونکہ ہماری پارلیمنٹ پال نہیں ہے. پارلیمنٹ میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ان ایشوز کو چھیڑ سکیں, ان کے اوپر ڈسکس اور ڈیبیٹ کر سکیں, اور جو ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو پھر پاکستان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ تسلسل والا کام اور رد عمل اور ایک پالیسی بن سکتی ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سیاسی تفریق یا سیاست کا وقت نہیں ہے, تمام توانائیاں دہشت گردوں سے نمٹنے کو. وہ کہہ تو رہے ہیں جمہوری ممالک میں سیاسی جماعتیں بدلتی ہیں نہ کہ ریاستی و معاشی پالیسیز بدلی جائیں, مگر ہمارے ہاں الٹ صورتحال ہے. ایسا میکانزم کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے جو پالیسی ہو وہ کسی حکمران کے آنے جانے سے اس کو فرق نہ پڑے, تسلسل سے چلے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو واقعات آپ نے بتایا کہ 2024 میں جو ہے یہ خون کا سال ہے اور 66% زائد جانے گئی ہیں, تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی تو اس دن شروع ہوئی جس دن کسی نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس لایا جائے, ان لوگوں کو جو پاکستان کی افواج کے خلاف لڑتے رہے, پاکستان کی افواج کو قتل کرتے رہے, پاکستان کے نوجوانوں کو قتل کرتے رہے اور ان کی لاشوں کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے, ان کے سروں سے فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے. ان کو جب معاف اور جب ان کو کہا گیا کہ آ جاؤ تم اب اچھے ہو گئے ہو اور آ کے بچ جاؤ, تو یہ اس دن دوبارہ وہ کھیل شروع ہوا تھا جس کا انجام اب ہم بھگت رہے ہیں. بٹ افتخار صاحب یہ کوئی ایک بار کی تو بات نہیں نا, ایک بار کی بالکل اس سے پہلے یہ 66% کے واقعات نہیں تھے سر. ایک دم تو نہیں نا, ایک دم. میں کب کہہ رہا ہوں ایک دم ہوا. آ کے اسٹیبلش ہوئے, بیٹھے, جگہ بنائی, سلیپر سیل بنائے اور گل مل گئے, اور جب وقت ملا تو وہ یہ کر رہے ہیں. یہ کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ یا تو آپ یہ کہیں کہ ان پہ قابو نہیں پایا گیا تھا. تو میں ایک بار کی بات نہیں نہ کری, ہم دہائیوں سے اس طرح کی پالیسی دہائیوں سے بڑی کلیئر ہے دہائیوں سے پالیسی کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ باعزت طور پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ہمسائے ہمارے خلاف برے عزائم رکھتے ہیں تو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا, خواہ وہ افغانستان ہو خواہ وہ ہندوستان ہو. یہ بات ہماری اسٹیٹمنٹ ہے, پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے ہر حکومت کی, اور اس کا اعادہ وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ میں جب اس حوالے سے سوال اٹھایا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے. لیکن جو آج بات ہو رہی ہے وہ کچھ ڈفرنٹ بات ہے. پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں کر لینا چاہیے وہاں بیٹھ کے. بالکل پارلیمنٹ آن بورڈ ہے, مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس پہ میٹنگ بلا لی جائے, میٹنگ بلائی جائے گی, یہی جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. یہ کیوں ہوا؟ جب پاکستان کی افواج نے اتنی بھاری قربانیاں دے کے اس ملک کو دہشت گردوں سے بچا لیا, صاف کر لیا, تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ دوبارہ کھیل کس نے شروع کی؟ آج افغانستان کے بارڈر کو کون استعمال کر کے بلوچستان میں ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے؟ کس نے پاکستان کے اندر لوگوں کو لا کے اس قابل کیا کہ افغانستان کی باؤنڈری کے اندر آ کے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کمپلیٹ, مجھے بریک پہ جانا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم تسلسل سے ایک پالیسی لیتے ہیں, چند سالوں میں اس کو بدلتے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں ایک دن میں ہوا؟ آئے, لائے گئے, بٹھائے گئے, آرگنائز ہوئے, سلیپر سیل بنائے, آرگنائز کیا اور اپنی منمانی کی. اور مولانا فضل الرحمان تو یہ کہتے ہیں کہ رات 8 بجے کے بعد خیبر پختونخوا کے شہروں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ ان کا ہی روز اپنا کنٹرول ہوتا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی.